तो हमने ट्रेड डिस्काउंट देख लिया। अब जरा एक बार कैश डिस्काउंट को भी देख लेते हैं। तो कैश डिस्काउंट की एंट्रीज देखने से पहले एक बार इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेलर है और एक बायर है। सेलर जो है बायर को 5 लाख के गुड्स बेच रहा है क्रेडिट में, और ये क्रेडिट 4 महीने का है। गुड्स सोल्ड ऑन 4 मंथ्स क्रेडिट ₹5 लाख। तो सेलर बायर को 4 महीने के उधार में 5 लाख के गुड्स बेच रहा है। और कौन सी डेट पर गुड्स सेल करे जा रहे हैं? 10/4/2022। 10 अप्रैल 2022 को गुड्स सेल करे गए। 10 अप्रैल से 4 महीने का मतलब है 10 अगस्त 2022। तो 4 महीने के उधार में गुड्स को बेचा गया। अब अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून आ गया। जून में जो है अचानक सेलर को पैसों की जरूरत पड़ी। तो सेलर ने बायर को बोला कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें 4 महीने का टाइम दिया था, लेकिन अब अचानक मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है, तो तुम मुझे जल्द से जल्द पेमेंट कर दो। तुम्हें तो मेरा पैसा देना ही है, तो 10 अगस्त को दो या फिर जो है अभी दे दो। बात तो एक ही है। तो यहाँ पर बायर बोला बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें 10 अगस्त को ही पेमेंट करूंगा। तुमने मुझे 4 महीने का टाइम दिया था, ऐसे कैसे तुम मुझसे जल्दी पेमेंट मांग सकते हो? तो सेलर ने बायर से बोला कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, मैंने तुम्हें 4 महीने का टाइम जरूर दिया था, लेकिन अगर तुम मुझे जल्दी पेमेंट कर देते हो, अर्ली पेमेंट करते हो, तो उस केस में मैं तुम्हें 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तुमने मुझे 5 लाख रुपए देने, अगर तुम मुझे जल्दी पेमेंट कर देते हो तो तुम मुझे 5 लाख की जगह सिर्फ 4.5 लाख रुपए दे देना। तो यहाँ पर बायर ने बोला बहुत बढ़िया है, इसमें तो मेरा फायदा ही है। तो बायर ने जो है 10 जून 2022 को अर्ली पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर बायर जो है 5 लाख की जगह सिर्फ 4.5 लाख रुपए देगा सेलर को। तो कैश डिस्काउंट निकालना आ गया आपको। तो यहाँ पर ये सेलर का जल्दी पेमेंट लेने की वजह से 50,000 का नुकसान हो गया। 50,000 रुपए कम मिले ना सेलर को, तो ये नुकसान सेलर के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। सेलर ने यहाँ पर बायर को डिस्काउंट अलाउड करा, तो सेलर की तरफ से करा गया डिस्काउंट अलाउड सेलर का एक्सपेंस होता है। वहीं अगर मैं बायर की बात करूं तो बायर को तो 50,000 का फायदा हो गया। तो यहाँ पर बायर के लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। बायर इस कैश डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेगा और अपनी इनकम में शो करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? सेलर के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, जबकि बायर के लिए कैश डिस्काउंट इनकम होता है। अब इन सभी बातों को 2-4 एग्जांपल से देखते हैं, तब जाके सारी बात अच्छे से क्लियर होगी। और साथ के साथ एक कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कंबाइंड एग्जांपल भी देखेंगे, तब जाके दोनों ही डिस्काउंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 74। ऑन 15th June, Sohan sold goods to Amit for ₹2 lakh and payment made after 3 months. After 5 days, cash discount to be allowed at a rate 5% if the payment is made within 25 days. Amit made the payment on 30th June. तो यहाँ पर दो पार्टीज है हमारे पास, सोहन हमारा बायर है और अमित हमारा सेलर है। 15 जून को सोहन ने अमित को 2 लाख के गुड्स बेचे, जिसकी पेमेंट अमित 3 महीने बाद करेगा। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो 15 जून को तय हुआ कि 3 महीने बाद पेमेंट करी जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद, 15 जून के 5 दिन बाद यानी 20 जून को सोहन अमित को बोलता है कि अगर तुम मुझे विद इन 25 डेज में पेमेंट कर देते हो तो उस केस में मैं तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो बात तो हुई थी 3 महीने बाद पेमेंट देने की, लेकिन अगर सेलर को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उस केस में सेलर कई बार बायर के पास जाकर बोलता है कि तुम मुझे जल्दी पेमेंट कर दो, बदले में मेरे से कैश डिस्काउंट ले लेना। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई। कैश डिस्काउंट के लालच में अमित ने 25 दिन तो छोड़ो, अगले 10 दिन में पेमेंट कर दी। यहाँ पर अमित ने 30 जून को पेमेंट कर दी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 जून को अमित ने सोहन को कितना पैसा दिया होगा, तो आप बता सकते हो कि सेल तो भले ही 2 लाख की हुई थी, लेकिन सोहन ने अमित को 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो 2 लाख का 5% हो गया 10,000। तो इसका मतलब है कि 10,000 कम करके अमित ने सोहन को 1,90,000 रुपए दिए होंगे। तो यहाँ पर आज हमें देखना है कि बायर और सेलर इस कैश डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 15 जून की। तो 15 जून को सोहन ने अमित को 2 लाख के गुड्स सेल करे थे 3 महीने के उधार में, यानी ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है। तो यहाँ पर सोहन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी 2 लाख से। और जब पेमेंट का टाइम आएगा तो 30 जून को 2 लाख में से 10,000 रुपए कम करके भी दिखाया जाएगा। साफ साफ बोला जाएगा कि कैश डिस्काउंट दिया गया है। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा जाता है। तो यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन करी गई तो उस टाइम पर पूरे के पूरे 2 लाख से एंट्री को रिकॉर्ड करा जाएगा। सोहन जो कि हमारा सेलर है, उसने क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड करी, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन की सेल्स हो गई और साथ के साथ सोहन ने अमित को अपना डेटर बना के डेबिट कर दिया। अब ये एंट्री तो आपको आती है, क्रेडिट सेल की एंट्री कई बार हम देख चुके हैं।
अब वहीं अगर मैं बायर की बात करूं यानी अमित की बात करूं तो अमित अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। 15 जून को अमित ने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अमित के पास गुड्स आ गए तो अमित का परचेजेस इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख से और साथ के साथ अमित सोहन को अपना क्रेडिटर मान के क्रेडिट कर देगा। अमित ने सोहन को 2 लाख रुपए पे करने तो यहाँ पर सोहन अमित का क्रेडिटर कहलाएगा। तो ये एंट्री भी आपको आती है। क्रेडिट परचेज की एंट्री भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर 15 जून की दोनों एंट्रीज आपको आती थी। बस हमें यहाँ पर ये देखना था कि एंट्री रिकॉर्ड कितने अमाउंट से होगी। तो समझ में आ गया आपको। अब अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की कि 30 जून को जब पेमेंट करी गई तो उस टाइम पर क्या एंट्री करेंगे। तो 30 जून को सोहन जो कि हमारा सेलर है उसके पास कैश आ जाएगा। अमित ने सोहन को पेमेंट कर दी तो सोहन के पास कैश आ गया और साथ के साथ सोहन अमित अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। जब क्रेडिट सेल करी गई थी तो उस टाइम पर सोहन ने अमित को अपना डेटर मान के डेबिट करा था। अब यहाँ पर सोहन को उसका पैसा मिल गया तो अब इस केस में सोहन अपने डेटर को खत्म करेगा और अमित अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। 2 लाख से पहले डेबिट करा और अब 2 लाख से क्रेडिट कर दिया तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट गए। अमित अकाउंट खत्म हो गया। अब यहाँ पर सोहन को अमित से कितना पैसा मिला है, सिर्फ 1,90,000 रुपए। 5% का तो कैश डिस्काउंट हो गया। 2 लाख का 5% 10,000 होता है। तो यहाँ पर सोहन को 2 लाख के बदले सिर्फ 1,90,000 रुपए मिले और 10,000 का हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखते हैं। तो 10,000 का हमारा डिस्काउंट अलाउड है जो कि सोहन के लिए एक्सपेंस है। कैश डिस्काउंट सेलर के लिए एक्सपेंस होता है और यहाँ पर कैश डिस्काउंट देने की वजह से सोहन का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सोहन ने 10,000 से अपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। तो समझ में आ गई एंट्री। अब यही चीज अगर मैं अमित के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखूं 30 जून को अमित ने क्या एंट्री रिकॉर्ड करी होगी। अमित ने पेमेंट करी है तो अमित के पास से सबसे पहले तो 1,90,000 का कैश चले जाएगा। अमित ने सिर्फ 1,90,000 रुपए पे कराए जबकि अमित अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सोहन को पूरे 2 लाख रुपए से कम करेगा। सोहन अमित के लिए क्रेडिटर था तो जब अमित ने क्रेडिट परचेज करा था तो उस टाइम पर अमित ने सोहन को 2 लाख से क्रेडिट करा था और अब जब यहाँ पर पेमेंट दे दिया गया है तो अब इस केस में अमित सोहन को 2 लाख से डेबिट कर देगा। यानी अमित ने सोहन के अकाउंट को खत्म कर दिया। 2 लाख से पहले क्रेडिट करा और अब 2 लाख से डेबिट कर दिया। तो 2 लाख से यहाँ पर क्रेडिटर कम हो गया जबकि पेमेंट करी गई सिर्फ 1,90,000 रुपए। तो 10,000 का क्या हुआ, तो 10,000 रुपए का अमित को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर अमित के लिए डिस्काउंट रिसीव उसकी इनकम है और जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर अमित अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टू डिस्काउंट रिसीव लिखेगा 10,000 रुपए। तो अब ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच हो गया। 2 लाख से डेबिट हो गया और 2 लाख से क्रेडिट हो गया। तो समझ में आ गई आपको एंट्री। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। सेलर ने डिस्काउंट अलाउ करा तो सेलर के लिए एक्सपेंस है जबकि बायर को डिस्काउंट रिसीव हुआ तो बायर के लिए इनकम है। तो क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी कैश डिस्काउंट की एंट्री। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2-4 एग्जांपल और देखेंगे तब सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 75। ऑन 25th May 2023 राजेश सोल्ड goods to Naresh for rupees 5 lakh and payment made after 6 months. On 1st August 2023 Rajesh received 4,50,000 from Naresh in full settlement of his account for rupees 5 lakh. तो यहाँ पर 25 मई 2023 को राजेश ने नरेश को 5 लाख के गुड्स उधार में बेचे। तो यहाँ पर नरेश बोल रहा है कि मैं इन गुड्स की पेमेंट 6 महीने बाद करूंगा। 25 मई को कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद पेमेंट करी जाएगी, लेकिन अचानक से 1 अगस्त 2023 को यानी लगभग 2-2.5 महीने बाद राजेश को पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो राजेश नरेश के पास जाता है और जाकर बोलता है कि तुमने मुझे 6 महीने बाद 5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मुझे अभी इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं कि अगर तुम मुझे अभी तुरंत पेमेंट कर देते हो तो इस केस में तुम्हें मुझे 5 लाख के बदले सिर्फ 4,50,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारा कैश डिस्काउंट है। यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट बता दी गई, कोई परसेंटेज नहीं बताई, डायरेक्टली अमाउंट बता दी गई कि राजेश नरेश को 50,000 का कैश डिस्काउंट दे रहा है। 5 लाख के बदले सिर्फ 4,50,000 में ही सेटलमेंट करा जा रहा है। तो नरेश मान गया। तो यहाँ पर नरेश की तरफ से राजेश को 4,50,000 रुपए रिसीव हो गए फुल सेटलमेंट के साथ। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि अब नरेश राजेश को कुछ भी पैसा नहीं देगा, राजेश सिर्फ 4,50,000 को ही 5 लाख के बदले रिसीव करने के लिए तैयार हो गया। तो अब अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो 25 मई 2023 को राजेश जो कि सेलर है वो क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पूरे 5 लाख से एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी। क्रेडिट सेल की एंट्री तो आपको आती है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नरेश जो हमारा बायर है वो भी क्रेडिट परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, राजेश ने नरेश को अपना डेटर मान के 5 लाख से डेबिट कराए, वहीं नरेश ने
राजेश को अपना क्रेडिटर मान के 5 लाख से क्रेडिट कराए। तो ये तो हो गई हमारी सेल्स और परचेस करते समय की एंट्री। अब जब पेमेंट की बात आएगी तो उस टाइम पर 5 लाख के बदले सिर्फ 4,50,000 रुपए रिसीव होंगे और 50,000 का हमारा कैश डिस्काउंट होगा और साथ के साथ राजेश अपने डेटर को 5 लाख से कम करेगा, वहीं दूसरी तरफ नरेश भी अपने क्रेडिटर को 5 लाख से कम करेगा। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अगस्त को राजेश जो कि हमारा सेलर है उसको 4,50,000 का कैश रिसीव हो जाएगा और साथ के साथ वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नरेश को 5 लाख से क्रेडिट कर देगा। पहले डेबिट करा था, अब क्रेडिट कर देगा। तो बात खत्म हो गई, नरेश का अकाउंट खत्म हो गया और राजेश को 5 लाख की जगह सिर्फ 4,50,000 रुपए ही रिसीव हुए। तो 50,000 का हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा, जो कि राजेश के लिए एक्सपेंस है। यहाँ पर कैश डिस्काउंट से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नरेश अकाउंट। तो समझ में आ गया। अब अगर हम नरेश के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखें तो नरेश हमारा बायर है। 1 अगस्त को नरेश ने 4,50,000 रुपए की पेमेंट करी। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर कैश कर लेना, ऊपर कैश में पैसा रिसीव हुआ है तो यहाँ पर भी कैश में ही पैसा जाएगा, तो इसको कैश अकाउंट कर लेना। 4,50,000 सबसे पहले तो नरेश के पास से 4,50,000 रुपए चला गया और साथ के साथ नरेश अपने क्रेडिटर को 5 लाख से कम कर देगा, 5 लाख से डेबिट कर देगा। पहले 5 लाख से क्रेडिट करा था, अब 5 लाख से डेबिट कर दिया। तो नरेश के बुक्स में राजेश अकाउंट खत्म हो गया। राजेश जो कि क्रेडिटर था वो 5 लाख से कम हो गया, जबकि पेमेंट करी गई सिर्फ 4,50,000 रुपए। तो 50,000 का जो डिफरेंस है वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा, जिसको हम डिस्काउंट रिसीव के नाम से लिखते हैं। तो समझ में आ गई बात। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल 76 है। ऑन 7th May 2023 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹6 lakh and payment made after 3 months. On 4th June 2023 full settlement was made with debtors ₹5,60,000। तो यहाँ पर ना ही बायर का नाम बताया हुआ है और ना ही सेलर का नाम बताया हुआ है। तो अब इस केस में हम डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आप लोगों को पता है, हमने पहले डिस्कस करी थी। तो 7 मई 2023 को 6 लाख के गुड्स सोल्ड करे गए, जबकि बायर जो है पेमेंट करेगा 3 महीने बाद। अब यहाँ पर अचानक सेलर को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो 3 महीने पूरे होने से पहले ही 4 जून 2023 को बायर के पास चला गया और जाकर बोला कि मैं तुमसे फुल सेटलमेंट करना चाहता हूँ 5,60,000 में, यानी मैं तुम्हें 40,000 का कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मुझे अभी पेमेंट कर दो और 6 लाख की जगह सिर्फ 5,60,000 रुपए दे दो। तो यहाँ पर 4 जून को सेटलमेंट हो गया डेटर और क्रेडिटर के बीच में। तो अब इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? तो यहाँ पर कोई बायर और सेलर का नाम नहीं दिया हुआ, तो अब इस केस में हम क्रेडिटर और डेटर अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिटर होता तो हमारा सेलर ही है, तो यहाँ पर 7 जून को सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री तो आपको आती है, वो तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम 6 लाख से क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बायर जो है क्रेडिट परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। बायर हमारा डेटर कहलाता है क्योंकि इसने पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर बायर क्रेडिट परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। 6 लाख से क्रेडिटर को इंक्रीज कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा पेमेंट को देख लेते हैं। तो 4 जून को पेमेंट रिसीव करी गई। सेलर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट करेगा। सेलर को 5,60,000 रुपए मिल गए और साथ के साथ सेलर अपने डेटर को 6 लाख से कम कर देगा। 6 लाख के बदले सिर्फ 5,60,000 रुपए रिसीव हुए, लेकिन यहाँ पर फुल सेटलमेंट कराया गया है, यानी अब सेलर बायर से आगे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा। तो हमारे यहाँ 40,000 का कैश डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो समझ में आ गई एंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले डेटर को 6 लाख से डेबिट करा, अब डेटर को 6 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो डेटर हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पर एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब उसी तरीके से बायर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। 4 जून को बायर ने 5,60,000 रुपए कैश पे करा है। यहाँ पर इसको कैश कर लेना, ऊपर कैश में पैसा रिसीव हुआ है तो नीचे कैश में ही पेमेंट करी गई होगी, तो कैश अकाउंट आ जाएगा 5,60,000 रुपए। और साथ के साथ बायर जो है अपने क्रेडिटर को डेबिट कर देगा 6 लाख से। परचेज की एंट्री करते टाइम 6 लाख से क्रेडिट करा था, तो अब जब पेमेंट करी जा रही है तो 6 लाख से डेबिट भी करा जाएगा। यहाँ पर बायर जो है क्रेडिटर अकाउंट को खत्म कर रहा है, उसने 6 लाख के बदले सिर्फ 5,60,000 रुपए ही पे करे, तो बचा हुआ 40,000 हमारा डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा। बायर को डिस्काउंट रिसीव हो गया 40,000 का, तो यहाँ पर हमारी ये कैश डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो समझ में आ गई बात। अब जरा एक बार ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को एक साथ मिलाकर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल 77 है। अनिल सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर ₹4 lakh एट अ रेट ऑफ 6% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ।